अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा दी जाती है। अभी जो कक्षा का विषय वस्तु है जैसा कि आप लोग व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, लिखा गया है कि ग्रहों के कारकत्व का संपूर्ण अध्ययन एवं भाव विशिष्ट ग्रह। इससे पूर्व में भी हम लोगों ने ग्रहों के कारकत्व पर, ग्रहों के नैसर्गिक कारकत्व, ग्रहों के तात्कालिक कारकत्व, जैमिनी ज्योतिष के आधार पर ग्रहों के कारकत्व इत्यादि पर हम लोगों ने चर्चा काफी कर लिया। आज की कक्षा में हम लोग कुछ विशेष प्रकार के ग्रहों के कारकत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही भाव विशिष्ट ग्रह के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। भाव विशिष्ट ग्रह क्या है कि कोई खास ऐसा भाव होता है जिसमें अवस्थित ग्रह सामान्य से कुछ अधिक ही फल देते हैं। हम लोग उसके बारे में भी चर्चा करेंगे आज की कक्षा में। सभी नवग्रह अपने सभी नौ ग्रहों के, अब यहाँ पर जो आपको बोर्ड पर दिखलाई दे रहा है, यहाँ पर सूर्य से लेकर शनि तक है, राहु एवं केतु ये अलग के ग्रह है। ये भावेश किसी भी ग्रह के, किसी भी राशि के स्वामी नहीं होते, किसी भी भाव के स्वामी नहीं होते। इनका वस्तुतः अपना कोई स्थिति आकार नहीं होता। ये दोनों ही छाया ग्रह हैं, इसलिए मुख्य ग्रहों में इनका स्थान नहीं है। मुख्य 7 ग्रह और सहयोगी के रूप में, हालांकि फलादेश में इनका भी प्रभाव पड़ता है। इनकी वास्तविकता क्या है, पूर्व की कक्षाओं में हम लोगों ने अध्ययन किया है कि पृथ्वी के चारों तरफ जब चंद्रमा घूमती है और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, फिर वहां पर हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी के परिभ्रमण पथ को चंद्रमा 2 जगह काटता है। वहीं 2 कटान बिंदुओं के नाम राहु एवं केतु हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा रखा गया और हम सबों को बताया गया। यहाँ पर अब सभी 9 ग्रहों के अपने अपने गुण धर्म होते हैं जिसके अनुरूप यह फल देते हैं। जो ग्रह जिस भाव के स्वामी होते हैं, हम पुनः इस बात कर देते हैं कि जहाँ पे पठन पाठन होता है, कई बार कई विषय वस्तुओं की पुनरावृत्ति की जाती है। पुनरावृत्ति इसलिए किया जाता है कि ताकि वह विषय वस्तु सही ढंग से मन मस्तिष्क में आ जाए, बैठ जाए। हमने पूर्व में कहा कि सभी ग्रहों के अपने अपने कुछ गुणधर्म होते हैं जिसके अनुरूप वे अपने फल देते हैं। जैसे सूर्य का अपना निजी गुण धर्म अलग है, चंद्रमा का निजी गुण धर्म अलग है, मंगल का निजी गुण धर्म अलग। साथ ही जो ग्रह जिस भाव के स्वामी हो जाते हैं, अब यही देवगुरु बृहस्पति का जो गुण धर्म है वह अलग है। यहाँ पर बुद्धि भाव एवं आकस्मिक सोच के भाव, आयु भाव, गुण ज्ञान के भाव के स्वामी हो गए, यानी कि विवेकता वाली बात है। तो देवगुरु बृहस्पति से ज्ञान की बातें कुछ ज्यादा ही देखा जाएगा। मतलब इनका भी कारकत्व हो गया। चाहे अगर शनि ही क्यों ना पंचमेश हो जाए तो शनि से भी विद्या बुद्धि का विचार किया जाएगा। हालांकि इनका यह नैसर्गिक, शनि देव का नैसर्गिक गुण धर्म विद्या बुद्धि का नहीं है, परंतु स्वामित्व तो आ जाने से विद्या की भी, विवेकशीलता का भी विचार किया जाएगा शनिदेव से, क्योंकि वह उस भाव के स्वामी। कहने का मतलब यह है कि जो ग्रह जिस भाव के स्वामी होते हैं उस भाव के गुणों को भी प्रदर्शित करते हैं एवं अपने निजी गुण धर्मों को भी प्रदर्शित करते हैं। यह सभी बातें हम सबों को सदैव याद रखनी चाहिए। यदि हम ये सभी बातें याद नहीं रखते हैं तो हमारा प्रदेश गड़बड़ हो सकता है। यह जो आज की कक्षा में जो कुंडली यहाँ पर लगी हुई है, यह कक्षा के ही एक सदस्य का है और कक्षा के अंत में हम उनसे यह भी पूछेंगे कि हाँ, क्या जो आज की कक्षा में जिन सूत्रों का हम लोगों ने उपयोग किया, क्या उनके जीवन पर वह कितना प्रतिशत प्रभावी हो रहा है। तो यदि आज की कक्षा में कोई सदस्य नया है और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम अपने व्हाट्सएप समूह का एक लिंक दे दिए हुए, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। हमारे द्वारा बहुत ही जल्द एक नई कक्षा का भी शुभारंभ होने वाला है। अब आगे कुछ भाव ऐसे भी होते हैं
यह जो कुंडली में जो 12 भाव हैं, इन 12 भाव में कुछ भाव ऐसे होते हैं जिसमें कोई खास ग्रह बैठकर काफी अच्छा फल देने वाला होता है। या हम कह सकते हैं कि किसी खास भाव में, नोट करें, किसी खास में कोई खास ग्रह बैठता है, कोई खास ग्रह स्थित होता है, तो वह बलवान हो जाता है और अच्छा फल देता है। अब उदाहरण स्वरूप लग्न में, उदाहरण स्वरूप लग्न में बुध एवं बुध या गुरु या दोनों ही अवस्थित हो जाते हैं, तो यह बहुत अच्छे फल देते हैं। दसम भाव में सूर्य एवं मंगल अच्छे फल देते हैं। सातवें भाव में शनिदेव अच्छे फल देते हैं। चंद्रमा एवं शुक्र चौथे भाव में अच्छे फल देते हैं। ठीक इससे विपरीत, यदि यही शनिदेव लग्न में हो जाते हैं तो बिल्कुल फल नहीं देते, उल्टे फल दे देते हैं या ना के बराबर फल। यही बुध या गुरु अगर यहाँ पर हो जाते हैं, सातवें भाव में हो जाते हैं, तो यह बलहीन हो जाते हैं। यानी कि जब उल्टे भाव में बैठ जाते हैं, शनि सातवें के बजाय ठीक इससे उल्टे बैठ जाएंगे लग्न में, तो यह बलहीन हो जाते हैं। बुध गुरु जो लग्न में काफी बलवान है, अच्छे फल देता है, अगर यही सातवें भाव में बैठ जाते हैं तो यह बलहीन हो जाता है। यह क्या है, इसका भी अध्ययन हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में किया है, जिसे हम लोग इसे यह कहते हैं कि ग्रहों का दिग्बली होना। कि बुध गुरु लग्न में दिग्बली होते हैं, सूर्य मंगल 10वें भाव में दिग्बली होते हैं, शनिदेव 7वें भाव में दिग्बली होते हैं, चंद्रमा एवं चौथे भाव में दिग्बली होते हैं। तो यहाँ पे दिग्बली नहीं मिला 100%। अगर यही चंद्रमा या शुक्र दसम भाव में होंगे तो इन्हें दिग्बल कम मिल जाएगा, तो ये बलहीन हो जाएंगे। यह एक सामान्य सा नियम है। ठीक उसी प्रकार भाव विशिष्ट भी ग्रह होते हैं। सभी भावों के कारक ग्रह भी होते हैं। पूर्व की कक्षाओं में हम सबों ने शायद पढ़ा है या न पढ़ा हो। यदि पढ़ लिए हैं तो अच्छी बात है, आज की कक्षा में पुनरावृत्ति हो जाएगी। भाव विशिष्ट ग्रहों को पढ़ने के लिए सभी भावों के कारक ग्रहों का भी स्मरण कर लेना आवश्यक है। यदि नहीं करते हैं तो कक्षा आज ही अधूरी हो जाएगी। और जैसा कि व्हाइट बोर्ड पर भी आज की कक्षा के हेडिंग में लिखा गया है कि ग्रहों के कारकत्व का संपूर्ण अध्ययन। अब हम लोग आज की कक्षा में सरसरी तौर पर पिछली कुछ कक्षाओं की पुनरावृत्ति और कुछ आने वाले कक्षाओं के लिए कुछ अलग का ज्ञान भी सीखेंगे। अंत में भाव विशिष्ट ग्रहों के बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। अब चलते हैं जैसे कि लग्न भाव में। लग्न भाव के कारक कौन कौन से ग्रह होते हैं? तो लग्न भाव के कारक सूर्यदेव होते हैं। किस चीज के? आयु एवं स्वास्थ्य के कारक होते हैं। चंद्रमा शरीर का कारक होता है। दूसरे भाव में धन के लिए गुरुदेव, पानी के लिए बुधदेव, अपने परिजनों के लिए, स्वजनों के लिए देव गुरु बृहस्पति एवं शुक्र देव दोनों ही कारक होते हैं। एवं यदि आंख का विचार किया जाए, देखना हो दूसरे भाव से, तो सूर्य का भी कारकत्व हो जाता है। अब आते हैं तीसरे भाव के कारक मुख्य रूप से मंगल देव होते हैं। जहां पर ताकत, पराक्रम, शौर्य इत्यादि की बात हो तो कारक मंगल देव। तीसरे भाव से, या तीसरा भाव 8वें से 8वां होता है, इसलिए आयु भी विचार किया जाता है। यदि आयु का विचार किया जाए तो शनि देव। तीसरे भाव एवं 8वें भाव पर शनि देव की दृष्टि अच्छी मानी जाती है। शनि देव की ही नहीं, जो ग्रह जितने लंबे दिनों तक एक राशि में रहते हैं, उन सभी ग्रहों का 8वें भाव या तीसरे भाव से संबंध होना व्यक्ति के आयु को लंबा करता है। भाई के लिए, साहस के लिए मंगल, आयु के लिए शनि। तीसरे भाव से संचार गतिविधियां भी देखी जाती है, पड़ोसियों के बारे में भी देखा जाता है, परिवहन के बारे में भी देखा जाता है। तो इन सभी चीजों के लिए, पड़ोसी के लिए, संचार के लिए, गतिविधियों के लिए, संपर्क के लिए,
बुधदेव कारक हो जाते हैं। चौथे भाव के कारक, चौथा भाव से मन का विचार किया जाता है। यदि मन की बात हो या मन की भावना का विचार करना हो तो चौथे भाव के कारक चंद्रमा होते हैं। गाड़ी का विचार करना हो, वाहन का विचार करना हो तो शुक्रदेव होते हैं। जमीन का विचार करना हो तो शनि देव। बने बनाए भवन का विचार करना हो तो मंगल देव। चाहे खरीदना हो या बेचना, अगर किसी को जमीनी बेचनी है, चौथे भाव शनि देव को देखेंगे कि क्या वो उनकी स्थिति कैसी है। यदि इस चौथे भाव से संबंध बन रहा है उनका गोचर का, तो जमीन लाभ देकर जाएगा। यदि गोचर का संबंध अच्छा नहीं बन रहा, अशुभ संबंध बन रहा है या शनि देव खराब है गोचर में, कभी वर्तमान तो हानि भी हो सकती है। हुआ किसी एक भाव के कारक ग्रह कई कई ग्रह हो जाते हैं। आते हैं पंचम भाव। पंचम भाव विद्या बुद्धि का है, जहाँ संतान का भी है। संतान के लिए देव गुरु बृहस्पति पंचम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से मंत्र साधना वगैरह का भी विचार किया जाता है। हमारे इष्ट देवता कौन होंगे इसके लिए भी विचार किया जाता है। तो इन सभी चीजों के लिए जहाँ पर धार्मिकता सात्विकता वाली बात आती है, देवगुरु बृहस्पति कारक होते हैं। संतान का भी विचार किया जाता है तो देवगुरु बृहस्पति संतान के कारक माने जाते हैं, संतति के कारक। वहीं पंचम भाव से हम लोग आकस्मिक धन की भी चर्चा करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं, जैसे लॉटरी शेयर सट्टा इत्यादि, तो बुधदेव कारक हो जाते हैं। छठे भाव के कारक, छठे भाव से हम लोग कई चीजों का विचार करते हैं, मुख्यतः रोग ऋण शत्रु का। तो जहाँ पे शत्रुता वाली बात आ जाए वहां के कारक मंगल देव हो जाते हैं। मंगल शत्रु, शत्रुता, अवरोध, मुकदमा इत्यादि, जहाँ झगड़ा होगा शत्रुता होगा वहीं पर मुकदमा भी होने की संभावनाएं बनती है। तो उन सब चीजों के कारक तो मंगल देव के पास। बीमारी, छठे भाव से रोग यानी कि बीमारी, शोक, कर्ज इत्यादि के बारे में देखना हो तो शनि देव। एवं जिन तत्वों का यदि विचार करना हो, जैसे मामा वगैरह हुए, क्योंकि चौथा भाव क्या है, माता का है, तो माता से तीसरा यानी कि माता के छोटे भाई यानी कि छोटे मामा का विचार करना हो तो बुध देव छठे भाव के कारक हो जाते हैं। अब सातवें भाव की बात करते हैं। सातवें भाव के कारक मुख्यतः शुक्र होते हैं, पुरुषों के लिए भी महिलाओं के, क्योंकि सातवां भाव दाम्पत्य जीवन के संबंधों का भी है। वहां पे शुक्र, यदि महिला की कुंडली है तो उनके लिए पति के कारक देवगुरु बृहस्पति, यदि पुरुष का कुंडली है तो उनके लिए पत्नी के कारक शुक्रदेव। मंगल देव सातवें भाव के भी कारक हैं, यौन ऊर्जा के कारक मंगल देव कहे जाते हैं। बगैर यौन ऊर्जा का दाम्पत्य जीवन असंभव सा प्रतीत होता है, इसलिए मंगल का भी अच्छा होना आवश्यक। अब आते हैं आठवें भाव। आठवें भाव से आयु का विचार किया जाता है, तो आयु के विचार के लिए, आयु एवं मृत्यु के विचार के लिए आठवें भाव के कारक शनि होते हैं। आठवें भाव से अंतर ज्ञान का भी विचार किया जाता है। यदि अंतर ज्ञान का विचार आठवें भाव से हो, गुह रहस्यों के विचार आठवें भाव से किया जाना हो, तो देव गुरु बृहस्पति एवं केतु देव कारक हो जाते हैं। नवम भाव से धर्म का विचार किया जाता है, धार्मिकता का विचार किया जाता है, और हमारे क्षेत्र में तो नहीं, बहुत से क्षेत्रों में नवम भाव से पिता का भी विचार किया जाता है। तो यदि धर्म की विचार करना हो, सात्विकता को, तो देवगुरु बृहस्पति, पिता का विचार करना हो तो सूर्यदेव। 10वें भाव के कारक सूर्य, बुध, गुरु एवं शनिदेव होते हैं। जहां पर जिस कार्यों में अधिकार वाली बात हो, प्राधिकारी वाली बात हो, या जहाँ पे पद प्रतिष्ठा की गरिमा का कार्य हो, वहां पे कारक सूर्यदेव हो जाते हैं। जहाँ पे वाणिज्यता वाली बात आ जाती है, लेन देन वाले कार्य होते हैं, वहां के कारक सूर्यदेव होते हैं। और गुरुदेव तो खैर ज्ञान है ही, बगैर ज्ञान का कुछ संभव ही नहीं।
और सेवावृत्ति, जो भी हम काम करते हैं वह सेवावृत्ति भी है, तो शनिदेव की प्रमुखता है। 11वें भाव से धन, बड़े भाई का विचार किया जाता है, एवं अंतरात्मा की इच्छा की। इन तीनों चीजों के कारक देवगुरु बृहस्पति होते हैं। 12वें भाव की बात की जाए तो 12वें भाव के में कई चीजों का विचार किया जाता है। 12वें भाव से शोक भी होता है। यदि शोक का विचार करना हो तो 12वें भाव के कारक शनिदेव होते हैं। 12वें भाव से सजा भी होता है, यदि सजा की बात हो तो मंगल देव। 12वें भाव से मोक्ष का विचार किया जाता है, यानी कि जीवन की आखिरी शिक्षा, तो जीवन की आखिरी शिक्षा केतु एवं देवगुरु बृहस्पति। 12वें भाव से सज्जा सुख भी देखा जाता है, उसके कारक शुक्र देव। 12वें भाव से अपने घर से काफी दूर, यानी कि विदेश हम कह सकते हैं छत्तीसगढ़ में, तो उसके कारक राहु देव होते हैं। अब बतलाइए, एक एक भाव के कई कई ग्रह कारक हो जाते हैं। यदि कक्षा अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, अपने मित्रों को भी बता सकते हैं। हमारे द्वारा नई कक्षा भी एक शुरू होने वाली है, यदि उसमें आपके कोई मित्र शामिल होना चाहते हैं तो लेना दे सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिया, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। तो यह तो रहा ग्रहों के कारकत्वों के बारे में हम लोगों ने जानकारी दिया। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं, भाव विशिष्ट ग्रह क्या है। भाव विशिष्ट ग्रह क्या है, इससे पहले जरा सा हम व्हाइट बोर्ड को साफ कर लेते हैं। तो ठीक इसी प्रकार कुछ भाव ऐसे भी होते हैं जिसमें ग्रहों के स्थित होने से भाव संबंधी प्रभाव में काफी बढ़ जाता है, बदलाव आ जाता है, मजबूती आ जाती है और अच्छा फल देने लगते हैं। इस बात को दोबारा सुने, ठीक इसी प्रकार कुछ भाव ऐसे भी होते हैं जिसमें ग्रहों के स्थित होने से भाव संबंधी प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। कक्षा आगे बढ़ाया जाए, यह तो पुनरावृत्ति अभी तक हम लोगों ने किया था, इसलिए थोड़ा तेजी में हम बोलते चले गए। हमने आप लोगों से कुछ भी विचार बीच में नहीं लिया। यहाँ तक की पूर्व की बातें हैं, सभी सदस्यों को कंप्लीट है, आगे बढ़ा जाए। जी गुरु जी। तो जैसा कि अभी हमने कुछ क्षण पहले कहा कि कुछ भाव ऐसे भी होते हैं जिसमें ग्रहों के स्थित होने से भाव संबंधी प्रभाव में वृद्धि हो जाती है, तो ऐसे ही ग्रहों को भाव विशिष्ट ग्रह कहा जाता है। यदि कोई ग्रह जिस भाव का कारक भी है, यदि कोई ग्रह, इस सूत्र को खूब बढ़िया से समझें कि यदि कोई ग्रह जिस भाव या प्रश्न का कारक ग्रह है और संबंधित भाव में स्थित होता है, यानी कि बैठा हुआ होता है, स्थित होता है, तो उसके प्रभाव, तो उसका प्रभाव, तो उसका प्रभाव, उसका छोड़ दिए आप लोग, लिख लीजिएगा, प्रभाव बहुत अधिक शुभ, शुभ और अधिक हो जाता है। इसको नोट कर लिए आप लोग। जी गुरु जी। अब यही नियमों को हम लोग आज की इस कुंडली पर लगा कर देखें। सभी ग्रहों के बारे में, 9 ग्रहों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब सूर्य देव को देखा जाए, हम लोग कुछ आज की कक्षा की पुनः पुनरावृत्ति करते हुए बढ़ेंगे, ताकि यह विषय वस्तु आधी अधूरी न रह सके और हम सभी को यह पूरे अच्छे ढंग से हम सब समझ पाए। अब सूर्य देव को ही लिया जाए।
सूर्यदेव भाव विशिष्ट ग्रह। सूर्यदेव लग्न, सूर्यदेव लग्न नवम एवं दसम भाव के कारक, परंतु सूर्यदेव यदि किसी कुंडली में, सूर्यदेव यदि किसी व्यक्ति के कुंडली में 11वें भाव में होते हैं, यह भाव विशिष्ट ग्रह कहलाते हैं। इस कुंडली में सूर्यदेव भाव विशिष्ट ग्रह के रूप में है। इस कुंडली में सूर्यदेव भाव विशिष्ट ग्रह है। हम लोग जो भी भाव विशिष्ट ग्रह बनेंगे तो उसको हम लोग नोट करते चलेंगे। यहाँ पर इस उदाहरण कुंडली में सूर्यदेव 11वें भाव में किसी भी व्यक्ति की यदि कुंडली में हो तो भाव विशिष्ट ग्रह कहलाते हैं। अब इसके फल क्या होते हैं? ज्यों ही व्यक्ति, आप सभी इस सूत्र को अपने अपने कुंडली पर अवश्य लगाएंगे। और कुंडली पर क्या लगाना है? यदि आपकी कुंडली में सूर्यदेव 11वें भाव में है और तो सामान्यतः एक जो कमाने की उम्र जो होती है समथिंग अबाउट, सामान्यतः जिस उम्र से व्यक्ति कमाना शुरू करता है उस उम्र से लेकर जीवन पर्यंत तक आय के स्रोत बने रहते हैं, आय होती रहती है। कह सकते हैं कि जीवन भर आय होता ही रहता है। कभी भी उसके जीवन में ऐसा समय नहीं आता कि लंबे दिनों तक आय बंद हो जाए। ऐसा होने की संभावनाएं न के बराबर होती है। हाँ, अब यह आय अनवरत किस स्पीड से चलेगा वह सूर्यदेव की स्थिति पर भी निर्भर करता है। अब इस उदाहरण कुंडली में सूर्यदेव मिथुन राशि में है। इस उदाहरण कुंडली में सूर्यदेव किस राशि में है? मिथुन राशि में है। मिथुन राशि सूर्यदेव की अपनी राशि तो नहीं, लेकिन इनके मित्र की ही राशि है। या जिस राशि में है तो इसके स्वामी बुधदेव सूर्य को मित्र मानते हैं, इसलिए जीवन भर आय के स्रोत बनते हैं। सामान्य रूप से हम लोग ऐसे कह सकते हैं। और भी आय के लिए काफी और भी कुंडली में योग बनते हैं। यदि अन्य योग भी आय के हो और सूर्यदेव 11वें भाव में है तो और आय में उस योग में और उत्तरोत्तर वृद्धि हो जाती है। यदि कुंडली में दरिद्र योग भी बन रहा हो किसी कारणवश और सूर्यदेव 11वें भाव में होते हैं तो दरिद्र योग का प्रभाव कुछ कम हो जाता है। यह तो सूर्यदेव के बारे में हम लोगों ने समझा। अब आते हैं चंद्रमा के बारे में कि चंद्रमा भाव विशिष्ट ग्रह कब होता है। उस चंद्रमा के लिए अभी हम लोगों ने क्वेश्चन पहले पढ़ा कि चंद्रमा चौथे भाव का कारक है और इसी भाव में दिग्बली भी होता है। जिस व्यक्ति के कुंडली में चंद्रमा चौथे भाव में होते हैं वह व्यक्ति सामान्यतः थोड़ा भावुक भी होता है, सौम्य विचारधारा का भी होता है। क्योंकि चंद्रमा चौथे भाव में चंद्रमा का होना और अच्छी स्थिति में होना ठीक ही माना जाता है, क्योंकि चौथा भाव मन का। लेकिन कम से कम चंद्रमा चौथे भाव में हो तो वह राशि भी चंद्रमा के लायक अच्छा हो। अभी यदि इसी कुंडली में चंद्रमा यहाँ पर है, अगर अवस्थित हो जाता है तो चंद्रमा की यह नीच राशि हो जाएगी, तो जितने शुभ फलों की हम लोग परिकल्पना करेंगे वह नहीं होगा। यदि अब यह भाव विशिष्ट ग्रह कब हो जाता है चंद्रमा, तो यदि यही चंद्रमा लग्न में हो या 7वें भाव में हो तो यह चंद्रमा भाव विशिष्ट ग्रह हो जाता है। यह बहुत ही अच्छा फल देता है। चौथे भाव में अवस्थित होने से ज्यादा अच्छा फल 7वें या लग्न में होने से होता है। कारण कि और ऐसे व्यक्ति के गुण क्या हो जाते हैं? एक तो चंद्रमा स्त्री ग्रह है, ममता का प्रतीक है, सौम्यता का प्रतीक है, भावुकता का प्रतीक है। जिस व्यक्ति के लग्न में या 7वें भाव में चंद्रमा होते हैं तो यह विशिष्ट हो जाते हैं और अच्छा फल देते हैं।
तो व्यक्ति में किस प्रकार के गुण विकसित करते हैं। यह व्यक्ति को दूसरों को भला करने वाला यानी कि उपकारी बना देते हैं। क्या बना दिए? सूर्य से जहां तक हम लोगों ने चर्चा किया कि सूर्य आय के लिए अच्छे आय के लंबे स्रोत दे देते हैं, सूर्य देव कि आय में स्थिरता देते हैं। चंद्रमा क्या देते हैं? तो चंद्रमा व्यक्ति को उपकारी बना देते हैं, यानी कि लोगों को उसका स्वभाव कैसा हो जाता है, चाहे चंद्रमा 7वें भाव में हो, चंद्रमा लग्न में हो, व्यक्ति उपकारी स्वभाव का हो, उपकार करने वाला। चंद्रमा की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि चंद्रमा नीच का है, नवमांश में नीच का हो जाए, खराब हो जाए, सूर्य से युक्त हो जाए या छीन हो जाए, तो फिर तो गुणों में, नैसर्गिक गुणों में कमी आ जाएगी ना, बदलाव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा गुरु जी। हाँ, तो वह नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखा जाए चंद्रमा शुभ भी है, सूर्य से यहाँ पर 7, 8, 9, सूर्य से 9वें भाव में, यानी कि शुभ चंद्रमा है। ऐसा व्यक्ति दूसरों को भला करने वाला होगा और भावुक स्वभाव का भी हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा लग्न में हो चाहे 7वें में हो, प्रभाव तो लग्न पर पड़ता ही है, भावुक हो जाता है। साथ ही जिसके लग्न में या 7वें भाव में चंद्रमा होते हैं, अच्छे स्थिति में होते हैं, वैसे व्यक्ति का समाज में लोग आदर भी करता है, यानी कि आदरणीय पुरुष वैसे होते हैं। तो कुंभ राशि के स्वामी भले ही शनि चंद्रमा को शत्रु मानते हैं, लेकिन चंद्रमा शनि को शत्रु नहीं मानता। इस उदाहरण कुंडली में देखा जाए, चंद्रमा से तीसरे शनि है और शनि से 11 में चंद्रमा। यहाँ तो शनि भी शुभ होगी, हालांकि शनि नीच राशि का है, उसका फलादेश अलग है। हम लोग यहाँ पर नीच उच्च राशि का फलादेश नहीं कर रहे, यहाँ पर सामान्य नियमों से कर रहे हैं। यदि शनि से 11 में चंद्रमा होता है वह अच्छा है, शनि से तीसरे चंद्रमा अच्छा नहीं माना जाता। शनि से तीसरे यदि चंद्रमा होता है वह नुकसानदायक हो जाता है, लेकिन शनि के 11वें चंद्रमा हो यह बड़ा शुभ हो। तो यहाँ पर यह शुभता और बढ़ गई। अब इसके भी आप लोग कारण, यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि शनि से 11वें चंद्रमा का होना कहीं हद तक अच्छा है और शनि से तीसरे चंद्रमा का होना खराब, ऐसा क्यों? यदि शनि की दृष्टियों को भी न ले तो सब मित्रता देखेंगे गुरुजी तात्कालिक। तत्कालिक मित्रता तो शनि से 11वें चंद्रमा है तब भी तत्कालिक मित्रता है, शनि से तीसरे है तब भी तत्कालिक मित्रता। 4वें भाव में गुरुजी शनि का अपना घर। गुरुजी इच्छा पूर्ति। अब यहाँ पर देखा जाए, देखिए यही तो क्लास में शामिल होने के बाद में हम लोग सूत्र पढ़े कम, और क्यों शब्द यही यदि कभी याद आ जाए तो उस पर चर्चा करें ज्यादा। क्यों शब्द पर जितना हम सब चर्चा करते हैं उतना ही हमारी मानसिक स्थिति में विकास होता चला जाता है, कल्पना करने की शक्ति का विकास होता है। जितना कल्पना करने की शक्ति का विकास होगा उतना ही फलादेश अच्छे होते चले जाएंगे। अब देखा जाए 11वां भाव इच्छा का है, 11वां भाव इच्छा का है, और शनि क्या है? सुस्त ग्रह है, आलसी ग्रह है, जहां चाहता है वहीं पड़े रह जाता है ना। जी गुरुजी। तो शनि से 11वें चंद्रमा का होना यानी कि चंचलता है, तो शनि के मन में चंचलता देगा। कहा कहेगा कि नहीं ठीक है, जब शनि चंद्रमा चंचल है, चंद्रमा मन सो जाता है, मन सेकंड में जब इधर से उधर होने वाला ग्रह, तो शनि में चंचलता की इच्छा जागृत करेगा। शनि में चंचलता की इच्छा हल्का जागृत करेगा कि नहीं? तो शनि कर्तव्यशीलता है, तो यह व्यक्ति को क्या करेगा? व्यक्ति को कार्यों में थोड़ी लापरवाही या कल करेंगे परसों करेंगे ऐसी भावना नहीं जाने देगा, क्योंकि शनि कर्मों के भी कर्तव्यों के कारक है। तो मन में इच्छा चंचलता की होगी तो फिर वह आज का काम कल, कल का काम परसों जल्दी नहीं करेगा। अगर वही शनि से तीसरे चंद्रमा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? शनि आलस्य है, चंद्रमा से 11वें हो गया। अब चंद्रमा के मन में क्या होगा? यानी कि चंद्रमा यदि मन का कारक है तो मन में आलस्य की भावना आ जाएगा। अगर दृष्टियों की बात ना ले भी तब भी, तो क्योंकि 11वें जो भाव में जो ग्रह होते हैं वह इच्छा प्रदान करते हैं, तो मन में तो आलस्य का इच्छा आता रहेगा ना।
जी गुरु जी। तो इस प्रकार से कभी आप लोगों ने सोचा है, देखा है कि इस प्रकार से भी ग्रहों का उपदेश करना चाहिए, कभी कभी सोचने चाहिए, समझने चाहिए। हम तो 1 घंटा बोलने के लिए कम से कम कई घंटा सोचते हैं। कभी कभी रात्रि में भी हम सपने में भी पढ़ाने लगते हैं। ऐसे लगता है कि लैपटॉप खोले हुए हैं, लोगों को डांट रहे हैं, समझा रहे हैं। सपने में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। गुरु तो जी, यहाँ पर देख, हाँ, तीसरे भाव के लिए क्या बताया आपने? तीसरे भाव में चंद्रमा हो तो शनि से शनि से तीसरे होगा तो फिर चंद्रमा से 11 हमें शनि हो गया ना। मन का कारक है चंद्रमा, और उससे 11 हमें, यानी कि मन का इच्छा कहाँ हो गया, शनि हो गया। तो शनि सुस्त है तो व्यक्ति थोड़ी आलसी है। और शनि की दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ेगी तो चंद्रमा खराब होगा। तो शनि से तीसरे का चंद्रमा अच्छा नहीं, शनि से 11 का चंद्रमा अच्छा। तो यहाँ पर शनि से 11 चंद्रमा भी है और भी अच्छा हो गया। इस समाज में ऐसे व्यक्ति के जिसके चंद्रमा सप्तम या लग्न भाव में होते हैं, ऐसे व्यक्ति का आदर समाज भी करता है। अब हम लोग चंद्रमा का तो चर्चा कर लिया, अब हम लोग चलते हैं मंगल देव पर। जिस व्यक्ति की यह कुंडली है, कृपया बड़े आराम से इस पूरी कक्षा को सुने, और अंत में हम लोगों ने क्या सीखा, यह बातें आपके जीवन पर कितना प्रभावी हो रहा है, कृपया अंत में प्रतिशत के रूप में बोलने, हम लोगों को साझा करने का प्रयास करें। अब मंगल देव पर चलते हैं। मंगल देव तीसरे एवं छठे भाव के कारक होते हैं। मुख्य रूप से मंगल देव तीसरे एवं छठे भाव के कारक होते हैं। मंगल मुख्य रूप से तीसरे एवं छठे भाव के कारक है, और 10वें भाव में दिग्बली होते हैं। मंगल देव 10वें भाव में दिग्बली होते हैं, यानी कि बलवान हो जाते हैं। यदि यही मंगल अगर 10म भाव में ही उपस्थित हो, बैठे हुए हो, मंगल यदि 10म भाव में बैठे हुए हो तो यह अति विशिष्ट ग्रह हो जाते हैं। यह बहुत अच्छे फल देते हैं। कारण है कि हम कोई 10म भाव से कार्यों का विचार करते हैं, बगैर कोई भी कार्य बगैर उत्साह, ताकत, साहस से नहीं होता। जहां पे इनकी अत्यधिक आवश्यकता है, भले ये तीसरे भाव के कारक हैं, छठे भाव के कारक हैं, लेकिन ज्यादा इनकी आवश्यकता कहाँ है? काम करने को, 10म भाव। कार्य करने को। 10म भाव में ही। और यदि मंगल देव 10म भाव में अवस्थित होते हैं अपने अच्छे राशि में, यानी कि अपने मित्र राशि में, अपने स्वराशि में, कम से कम अपने शत्रु राशि में, या अपने नीच राशि में। हालांकि मंगल का बुध की राशि में भी उतना नुकसानदायक नहीं होता, केवल अपने नीच की राशि में ना। बहुत अच्छे विशिष्ट ग्रह हो जाते हैं। अब इसके बाद में, मंगल के बाद में हम लोग चलते हैं बुध देव पर। बुध देव सामान्यतः चौथे एवं 10वें भाव पर है। बुध देव चौथे एवं 10वें, बुध देव चौथे भाव के कारक कैसे हो गए? तो बुध देव ऐसे दूसरे भाव के भी वाणी के कारक है। चौथे भाव से भी हम लोग पढ़ाई की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, प्रारंभिक शिक्षा की बात करते हैं। तो जहां पर प्रारंभिक शिक्षा की बात आ जाती है तो बुध देव कारक हो जाते हैं चौथे भाव। तो वैसे 10म भाव के सामान्यतः कारक है ही। तो और लग्न में दिग्बली होते हैं। बुध देव व्यापार के भी कारक होते हैं। लग्न में अगर यहाँ पर हो बुध देव तो दिग्बली हो जाते हैं। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने पूर्व में भी अध्ययन किया कि बुध देव लग्न में, बुध देव व्यापार इत्यादि के भी कारक है। बुध देव 10म भाव के भी कार्यों में कारक है। परंतु यदि बुध देव 11वें भाव में बैठ जाए तो यह बड़े भाव विशिष्ट ग्रह हो जाते हैं, क्योंकि आय का मतलब कि लेन देन, व्यवसाय, कहाँ से कैसे पैसा आएगा, कुछ मुनाफा होगा, इन सभी चीजों के कारण। तो 11वें भाव में जिसके बुध देव होते हैं बहुत ही अच्छा होता है। तो जिसके 11वें भाव में बुध देव कम से कम बुध देव कम से कम केवल मीन राशि में न हो, 11वें भाव में बुध देव हो और मीन राशि में, अपने नीच राशि में बुध देव न हो,
चंद्रमा की राशि ये को यह शत्रु मानते हैं, लेकिन चंद्रमा इनको मित्र मानता है। चंद्रमा वैसे भी सौम्य ग्रह ठीक ठाक है, तो उतना नुकसान नहीं होता। तो होता क्या है, लाभ क्या मिलता है वैसे व्यक्ति को? तो वैसे व्यक्ति को जीवन में कई क्षेत्रों से आय के स्रोत बनते हैं। यह बुझ होगा। और यदि 11वें भाव में ही बुद्धियादित्य योग हो, सूर्य बुद्ध की युति हो, फिर और क्या कहो, यह सबसे उत्तम योग। आमदनी के लिए, आय के लिए, यदि 11वें भाव में अच्छी राशि में कम से कम सूर्य की नीच राशि न हो, यानी कि तुला राशि न हो, बुध की नीच राशि न हो, यानी कि मीन राशि न हो, अगर सूर्य की ही राशि हो, सिंह राशि हो या कन्या राशि हो या मिथुन राशि हो, इन राशियों में ही अगर बुद्धियादित्य योग बन जाए, फिर और क्या कहना, बहुत अच्छी। अब आते हैं देवगुरु बृहस्पति की चर्चा करते हैं। देवगुरु बृहस्पति कई भावों के कारक कहे जाते हैं। दूसरे भाव, पंचम भाव, सातवां भाव, 9वां भाव, 10वां भाव एवं 11वां भाव, इन सभी भावों के कारक होते हैं। वैसे सामान्यतः तो 7वें भाव में यदि महिला की कुंडली हो तब जरा समझ गया। सूर्य देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव के कारक, पंचम भाव के कारक, 9वें भाव के, 10वें भाव के, वो 11वें भाव के कारक। लग्न में दिग्बली होते हैं। यदि यही देवगुरु बृहस्पति पंचम या 9वें भाव में जिस व्यक्ति के कुंडली में हो जाते हैं, उनके लिए यह भाव विशिष्ट ग्रह हो जाते हैं, अति विशिष्ट ग्रह हो जाते हैं। जिसके कुंडली में देवगुरु बृहस्पति इन पंचम या 9वें भाव में होते हैं, व्यक्ति चाहे जिस प्रकार का हो, ज्ञान बड़े उच्च क्वालिटी का होता है। ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक व्यवहारिक ज्ञान, एक पुस्तकीय ज्ञान। भले पुस्तकीय ज्ञान चाहे जितना ही हो, मैं उसकी बात नहीं करता, लेकिन पुस्तकीय ज्ञान भी कुछ अच्छा ही होता है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान काफी ज्यादा होता है। हम कह सकते हैं कि उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त होता है। अब आते हैं शुक्रदेव पर, हम लोग चर्चा करते हैं कि शुक्रदेव किस किस भाव के कारक हैं। तो सामान्यतः शुक्रदेव चौथे एवं 7वें भाव के कारक हैं। शनि यहाँ पर हो जाएगा बुध से, यहाँ पे बुध शुक्र बाद में लिख लिया, क्या है, लिख लेते हैं, जल्दी जल्दी में मिट गया। बुध, शुक्र, सूर्य। शुक्रदेव चौथे एवं 7वें भाव के कारक सामान्यतः माने जाते हैं। ये चौथे भाव में दिग्बली भी होते हैं। और यही शुक्र अगर 12वें भाव में बैठ जाए तो यह अति विशिष्ट ग्रह हो जाता है। चौथे भाव में भी अगर अवस्थित होते हैं तो अति विशिष्ट ग्रह होते हैं। 7वें भाव में भी होते हैं तो अति विशिष्ट फल देते हैं, अच्छे फल देते हैं, व्यक्ति को संपन्नता की ओर लेकर जाते हैं। परंतु अभी इस तीनों भावों में उत्तमता कहाँ पे है? तो 12वें भाव से थोड़ा कम उत्तम चौथा भाव, चौथे भाव से भी थोड़े कम उत्तम 7वां भाव, यानी कि 7वें भाव में भी अति विशिष्ट होते हैं, चौथे में भी होते हैं, 12वें में। तो 7वें से अधिक लाभकारी चौथे भाव से भी अधिक लाभकारी 12वें भाव में होते हैं। शनिदेव की बात की जाए तो शनिदेव छठे 8वें, शनिदेव छठेवें मिटाते हैं। शनिदेव छठे, 8वें, 10वें एवं 12वें भाव के कारक होते हैं। शनिदेव अगर अपने ही कारकत्व वाले भाव में बैठे तो अच्छे फल देते हैं। 7वें भाव में दिग्बली होते हैं, यहाँ भी अच्छे फल देते हैं।
परंतु शनि तीसरे या छठे भाव में यदि बढ़ जाए, यदि शनि तीसरे या छठे भाव में बढ़ जाए तो यह अति विशिष्ट ग्रह हो जाते हैं या बहुत ही अच्छा फल देते हैं। तो अब यहाँ पर देखा जाए इस उदाहरण कुंडली में कितने ग्रह अति विशिष्ट ग्रह हैं? 2 ग्रह हैं। कौन कौन से ग्रह बने? रविदेव, चंद्रदेव। तो रविदेव का मतलब अस्थाई आय, जीवन पर्यंत आय। चंद्रमा का जो गुण धर्म हुआ, हमने कहा कि भला करने वाला, भावुक, ऐसा स्वभाव। और समाज में भी समाज के लोग भी इन्हें आदर करते हैं, ऐसा यह 2 गुण यहाँ पर देखने को मिलता है। अन्य जो 7 ग्रह जो हैं, 7 ग्रहों पर हम लोगों ने चर्चा किया कल की कक्षा में। यदि कल कक्षा हुई तो राहु केतु या और इससे विषय वस्तु जो बाकी है हम लोग उस पर ही चर्चा कर लेंगे। तो आज की कक्षा में जो चर्चा हुई है आप लोगों की कुंडली पर, अन्य जिसकी कुंडली है वो भी बाद में बढ़ सकती है। आप लोग अपने अपने कुंडली पर देखें कि आपके कुंडली में कितने ग्रह भाव विशिष्ट ग्रह हैं और जिन गुण धर्मों का हमने चर्चा किया क्या वह आप लोगों के कुंडली पर यह लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है, कृपया बोले। हाँ जी, क्या किसी भी सदस्य की कुंडली में नहीं है? है गुरुजी। तो बोलिए ना, जवाब देना चाहिए ना कि यहाँ क्या लाभ हुआ। बिल्कुल गुरुजी, सही है एकदम। नहीं, अगर जो हमने चर्चा किया यदि वह बातें आपके कुंडली पर जिस सदस्य के ग्रह भाव विशिष्ट ग्रह स्थिति भी है लेकिन वह गुण आप में नहीं पाए जाते हैं, वह उस प्रकार का लाभ आप में नहीं मिलता, तो आप स्पष्ट कहें कि हाँ है तो, लेकिन यह लाभ नहीं मिला। तो लाभ नहीं मिला तो फिर उस पर भी चर्चा होगी कि भाई स्थिति है तो भाई क्यों नहीं लाभ मिल रहा है, तब हम लोग समझेंगे। अच्छा जी, बोला जाए जल्दी बोलिए। गुरुजी ये सब मिल तो रहा है, बस सूर्य पे शायद शनि की दृष्टि पड़ने से बहुत लंबे समय तक अभावों में रही मैं। वर्तमान में सब सही है ना, तो वो जो है ना शनिदेव कुंडली में, आपके कुंडली में शनिदेव नीच के भी तो है ना, तो नीच के शनि की दृष्टि पड़े और उनकी दशाएं होंगी उस समय रही होगी तो ऐसी स्थितियां हुआ होगा। तो ग्रहों के नीच का होना, वो भी भाग्य भाव में यदि कोई ग्रह नीच का हो और वही सूर्य को देखे यानी कि लग्नेश को देखे तो वह तो जीवन खराब कर देने वाला है। लेकिन वही सूर्य देव अगर अन्य भावों में होते और शनि के द्वारा देखे जाते तो ज्यादा नुकसानदायक होता, लेकिन वह लाभ भाव में है, भाव विशिष्ट ग्रह के रूप में है, इसलिए शनि का प्रभाव कम पड़ा, नहीं तो अत्यधिक पड़ सकता था। गुरुदेव वैसे सही है गुरुदेव, सब चीजें इसमें सब बिल्कुल सही बैठी हैं। बस लंबे समय संघर्ष के बाद बोला कितना शनि देता है सब कुछ, लेकिन परेशान करने के बाद ये जो है ना वो अब स्थायी दे दिया। आपके कुंडली में शनि नीच के हैं इसलिए ऐसी बात हुआ। और नीच भंग भी यहाँ पर ग्रह के योग के आधार पर नहीं हो रहा है, हाँ हो सकता है अंशात्मक मान के आधार पर ना हो। अगर वही शनि का नीच भंग हो रहा होता तो फिर वह परेशानियां नहीं होती, तब तो वह राजयोग दे देता। नीच भंग न होने के कारण से इस प्रकार की स्थितियां बनी। अगर यही सूर्यदेव 11वें भाव में नहीं होते और अन्य किसी भाव में, अगर तीसरे भाव में ही सूर्यदेव होते चाहे उच्च के ही क्यों नहीं है, उनके द्वारा फिर शनि की दृष्टि पड़ती, वो नुकसानदायक हो जाता है। या छठे भाव में होते, मकर राशि में भी सूर्यदेव अच्छे फल देते हैं और तब शनि की दृष्टि पड़ती लग्नेश पर तो और ज्यादा खराब होता। वह 11वां भाव विशिष्ट होने के कारण कम ही दिन समस्याओं के दौर से गुजरना पड़ा। जी गुरुजी वो भी है ना कि शनि महाराज स्लो